स्टार्ट। अगला। नमस्कार। नव भारत क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों का स्वागत है। आइए, क्लास टेस्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका था। आगामी 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आइए देखेंगे। ये हमारी टीम है नव भारत क्लासेस की, सभी अपने अपने विषय में दक्ष हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीटेट का और बीपीएससी टीआरई 4 का 4.0 का। आप लोग जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें। आइए, पहले सवाल पे चर्चा करेंगे। किसे किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है? नेपोलियन कहां का था? फ्रांस का रहने वाला था, है ना। नेपोलियन कहां का था? फ्रांस का था, और उसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहकर पुकारा है। सवाल यह बनेगा कि इंग्लैंड को बनियों का देश कहकर किसे पुकारा, किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन अगर कहा जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता, जिसने कृष्णा चरितम नामक पुस्तक की रचना की। संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के द्वारा कृष्णा चरितम नामक पुस्तक की रचना की गई थी। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करता है और करद राज्य के रूप में घोषित करता है। इसके दरबार में हरिसेन रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मयूर सिंहासन लेकर के चले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1905 में, कहा? पुणे में, किस पार्टी की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना पुणे में 1905 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जिसे भारत सेवक समाज नामक संगठन के नाम से जाना जाता है। जिसे भारत सेवक समाज नामक संगठन के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पहली ऐसी राजनीतिक संस्था थी जो भारतीय पुरातत्व विभाग की मदद से सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोज करता है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने हितवाद और सुधारक नामक पत्रिका की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और आप लोगों से सवाल है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। वहीं महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद थे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कपाल कुंडला, देवी चौधराइन जैसी पुस्तकों की रचना, कपाल कुंडला, देवी चौधराइन जैसी पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की और भी पुस्तकें हैं। कौन सी? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, मृणालिनी, है ना। आपके ए नंबर ऑप्शन में शरद चंद्र चटर्जी की चर्चा है। इन्होंने देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, श्रीकांत, है ना। देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, श्रीकांत जैसी पुस्तकों की रचना शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गोरा, विसर्जना, चंडालिका,
चित्रांगदा, हंगरी स्टोन, गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्ला भाषा में घारे बाइरे नामक पुस्तक की रचना, बांग्ला भाषा में घारे बाइरे नामक पुस्तक की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल है ना, 1908 में स्थापित युवक समिति, जी हां, युवक समिति, 1908 में स्थापित युवक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने 1924 में, ध्यान देंगे मेरी बात को, 1924 में कानपुर में एक पार्टी की स्थापना करते हैं। किस पार्टी की बताएंगे? एक क्रांतिकारी संगठन था। सब गाल पे हाथ रख करके बैठल है एकदम, हट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1924 में की गई थी कानपुर में। और इसी HRA में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के सहयोग से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हम क्लास ले रहे हैं, हम आपका नंबर ले लीजिए, हम बाद में बात। मास्टर शून्य से, जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार किया, है ना, चटगांव शस्त्रागार विरोध अगर कहा जाए तो 1930 में इसकी बात हुई थी। ये घटना घटी थी मास्टर सूर्य सेन के द्वारा, चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था। भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की 1907 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना 2 बार हुई, कब कब बताएंगे? 4 और 6 में। कहा जाए तो अनुशीलन समिति की स्थापना, एक ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में, पी मित्रा के नेतृत्व में, प्रसन्न कुमार मित्रा के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। और यही ढाका अनुशीलन समिति जो है आगे चल करके अनुशीलन समिति में परिणत हुआ। मिदनापुर अनुशीलन समिति, जो कि अनुशीलन समिति 1907 भूपेंद्र नाथ दत्त के और बारिंद्र घोष के नेतृत्व में, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष के नेतृत्व में। और 1904 में, जो आप लोगों ने कहा कि 1904 में भी अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, तो 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना हुई। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना पीडी सावरकर के द्वारा। आप कहेंगे कि सर अभिनव भारत से भी पहले कोई संस्था थी? तो बिल्कुल थी। 1899 में आप लोग देखेंगे मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना हुई, है ना। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। यही मित्र मेला आगे चल करके अभिनव भारत संगठन में परिणत हुआ। मेरी बात को समझ रहे हैं? यही मित्र मेला संगठन जो है आगे चल करके अभिनव भारत में परिणत हुआ। और यही ढाका अनुशीलन समिति आगे चल करके मिदनापुर अनुशीलन समिति में परिणत होती है, जहां अनुशीलन समिति के तरफ से हेमचंद्र को, अनुशीलन समिति की तरफ से हेमचंद्र को रूस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। वहीं अभिनव भारत नामक संगठन के सेनानी पीएन बापट को पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। याद रखिएगा, सवाल यह बनेगा कि अनुशीलन समिति की तरफ से किस क्रांतिकारी नेता को बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया था? तो हेमचंद्र को। और अभिनव भारत नामक संगठन की तरफ से किस क्रांतिकारी को बम बनाने की कला सीखने के लिए भेजा गया था? तो पीएन बापट को, है ना। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए 4 नंबर सवाल देखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जी हां, 1920 में स्थापित, 1920 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां के द्वारा। मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने 1867 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खां जिन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की, है ना। कांग्रेस के कट्टर विरोधी, स्थापना के समय कांग्रेस के कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां थे। तो सवाल यह बन रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो देखिए, रैले आयोग का गठन 1902 में हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार हेतु। 1902 में किसका शासनकाल चल रहा था? आप लोग बताएंगे। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था। गुड। वुड डिस्पैच पद्धति 1854, है ना। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार हेतु 1854 में किसका शासन चल रहा था? कैनिंग का चल रहा था। 1854 में डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। कैनिंग का शासनकाल 1856 से 61 था, है ना। और हंटर आयोग जो था बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु 1882 में 1882 में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा तो कैसे? 1917 में, ध्यान देंगे आप लोग, सैंडलर आयोग का गठन हुआ था, है ना। 1917 में सैंडलर आयोग का गठन हुआ था जॉन सैंडलर की अध्यक्षता में, जिसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। कौन कौन बताएंगे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को इसी सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय, 1920 में नागपुर विश्वविद्यालय, 1920 में उस्मानिया विश्वविद्यालय और 1922 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग कौन? पहले यहूदी वायसराय। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, है ना। कृपया चीटिंग ना करें लोग, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है। 5 नंबर सवाल देखेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है ना। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है 1792 ईस्वी में। 1792 में किसका शासनकाल चल रहा था बताइए तो? 1792 में 1792 में किसका शासनकाल चल रहा था बताएंगे? वारन हेस्टिंग। तो बोलेंगे किसका शासनकाल चल रहा था? लॉर्ड कार्नवालिस का चल रहा था। 1786 से 93 उनका शासनकाल था, है ना। लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, जिसे सूर्यास्त कानून या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा कहकर पुकारा जाता है, और अंग्रेजी में आप लोगों के कथनानुसार परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। तो चार्ल्स ग्रांट के द्वारा 1792 में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली गई। वहीं मैकाले 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करवाता है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक? 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1858 का अधिनियम पारित हुआ। हाँ बोल दिए सब लोग। 1833 का अधिनियम पारित हुआ, ना कि 1858 का अधिनियम पारित हुआ। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में हुआ था। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में हुआ था। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में हुआ था। शिशु बालिका वध पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को माना जाता है। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। सार्वजनिक रूप से भारत में अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा शुरू कराने की मांग किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक रूप से अनिवार्य और
प्राथमिक शिक्षा शुरू कराने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 16 मार्च 1911 ईस्वी को, 16 मार्च 1911 ईस्वी को इन्होंने यह मांग की थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है ना। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक और अरविंद घोष को भारतीय असंतोष का जनक कहकर पुकारा गया है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के मंच से अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा मांग करने वाले भारत के पहले कांग्रेसी थे। जहां गोपाल कृष्ण गोखले भारत के पहले व्यक्ति थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के मंच से अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा की मांग करने वाले पहले कांग्रेसी थे। तिलक के द्वारा केसरी और मराठा जैसी पत्रिका की स्थापना की गई। 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। तिलक की पुस्तक बोलेंगे आप लोग, बताएंगे पीछे से, आगे से, पीछे से, आगे से, गाल पे हाथ। गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक पुस्तक की रचना, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सरदार की उपाधि 1928 में, है ना, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह की जांच किसके द्वारा की गई थी? ब्रूमफील्ड कमीशन की अनुशंसा पर, है ना। ब्रूमफील्ड समिति 1928 में ब्रूमफील्ड कमेटी का गठन किया गया था। किस लिए? बारदोली सत्याग्रह की जांच हेतु। बारदोली सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता कौन थे? इंदुलाल याज्ञिक। अतिरिक्त कर के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा गांधी जी के सहयोग से दी गई थी। सरदार पटेल अगर कहा जाए तो कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, है ना। इसी अधिवेशन में सरदार पटेल ने यह नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन के दौरान मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और पेश किया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 नंबर सवाल देखेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में, जी हां, किस वायसराय के शासनकाल में न केवल कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया अपितु उसके 1,20,000 सदस्यों को उठा करके जेल में डाल दिया गया? तो किसके शासनकाल में बताइए? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में 1931 से 36 उनका शासनकाल था। 1932 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, है ना। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में 1931 से 36 इनका शासनकाल था। तो 1932 में कांग्रेस के सभी सदस्यों को उठा करके जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुका था, इस कारण से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया इस कारण से, है ना। लॉर्ड वेलिंगटन के ही शासनकाल में सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था दलितों के उत्थान हेतु, है ना। पूना समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। लॉर्ड बेवेल का शासनकाल 1943 से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहा। वहीं लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 से लेकर के, लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में 1937 में आम चुनाव हुए, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन। लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में भारत आया था, है ना। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम। 8 नंबर सवाल देखेंगे।
लॉर्ड रिपन, रिपन का शासनकाल अगर बताएंगे लोग, जरा सा कृपया करके, रिपन का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1880 से लेकर के 84, 1880 से लेकर के 84, लॉर्ड रिपन के समय में बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। मैकाले आयोग अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए 1835 में, है ना। और लॉर्ड रिपन के समय में और भी चीज हुआ था। 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में ही श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में। इल्बर्ट बिल के विरोध में श्वेत विद्रोह जो हुआ था लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुआ था। आपके ए नंबर ऑप्शन में मैकडोनाल्ड आयोग की चर्चा है। कब गठित हुआ था मैकडोनाल्ड आयोग? बताएंगे मैकडोनाल्ड आयोग कब गठित हुआ था? 1901 में एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर के 1901 ईस्वी तक रहा। कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहा। कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। अकाल की जांच हेतु अकाल आयोग का गठन। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। प्रेस के आधुनिक रूप के जन्मदाता किसे माना जाता है? जेम्स सिल्क बर्किंघम को, कनिंघम नहीं, बर्किंघम। जेम्स सिल्क बर्किंघम को प्रेस के आधुनिक रूप का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक प्रेस का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को माना जाता है। भारतीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर की सहायता से, प्रसिद्ध डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर की सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार नामक पत्रिका की स्थापना की गई। फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका मिरातुल अखबार। जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा 1822 में उर्दू भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने प्रज्ञा का चांद और ब्रह्म क्रॉनिकल नामक पत्रिका की भी स्थापना की, है ना। दस नंबर सवाल देखेंगे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। उर्दू भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो जामे जहानुमा 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा छापी गई थी। वहीं मिरातुल अखबार फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका, इसकी भी स्थापना 1822 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। रफ्त गुफ्तार या रफ्त गुफ्तार पारसी समाज के सुधार हेतु, है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में 1851 में रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडिया नामक पत्रिका की भी स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल देखेंगे। किसे भारतीय असंतोष का जनक कहकर पुकारा गया है? तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल जिन्होंने
इंडियन अनरेस्ट नामक इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। इसी पुस्तक में भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और आंसर हो जाएगा सी, अरविंद घोष। भारतीय असंतोष का जनक अरविंद घोष को कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक और अरविंद घोष को भारतीय असंतोष का जनक कहकर पुकारा है। अरविंद घोष, इन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना की। कब? पांडिचेरी में। कितने बजे? कब? 1926 में ओरविले आश्रम की स्थापना करते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी? लाइफ डिवाइन। और एक पुस्तक बोलेंगे सावित्री। सावित्री पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष हैं। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे। घेरे की नीति, जी हां, रिंग फेस नीति। रिंग फेस नीति किसने लागू की? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा रिंग फेस नीति लागू की गई, जिसका शासनकाल 1772 से लेकर के 85 ईस्वी तक रहा। रिंग फेस नीति के तहत एक जो कमजोर राज्य था उसे बफर जोन बना करके उस पर राज करने की बात कही गई, जिसका कोई वारिस नहीं था। वारेन हेस्टिंग, जिसके समय में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। वारेन हेस्टिंग के ही समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। वारेन हेस्टिंग के ही समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग के ही समय में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के ही समय में पारित किया गया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहकर पुकारा गया। वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अरविंद घोष को भारतीय असंतोष का जनक और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा है। लॉर्ड वेलेजली, जिसका शासनकाल 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक रहा। तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में, सॉरी, चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध, तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध, है ना, तीसरा 1793 में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। उसी के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। वहीं चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि लागू करने वाला कहा जाता है ना। सहायक संधि का जन्मदाता दूसरा कोई था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, लेकिन भारत में लागू करने का काम लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। और इसी सहायक संधि से प्रेरित होकर के लॉर्ड डलहौजी ने राज अधिग्रह नीति की शुरुआत की, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहकर पुकारा जाता है। सहायक संधि के तहत पहला राज्य जो था हैदराबाद के निजाम थे, और अंतिम राज्य जो था ग्वालियर के सिंधिया थे। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि सहायक संधि के तहत पहला राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम। और अंतिम राज्य कौन था? ग्वालियर के सिंधिया। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे। बांटो और छोड़ो का नारा 1944 में किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना अगर बात की जाए तो कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय अलीगढ़ को बनाया गया था। जिसका मुख्यालय अलीगढ़ को बनाया गया। वकारुल मुल्क की अध्यक्षता में सलीमुल्लाह खान ने आगा खां के सहयोग से मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बनकर के तैयार हुआ। ग्रीन बुक के नाम से मुस्लिम लीग का संविधान मौलाना मोहम्मद अली गौहर के द्वारा तैयार किया गया था। 1907 में
मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आगा खां को मनोनीत किया गया और विधिवत रूप से मुस्लिम लीग का अधिवेशन चलता रहा। हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, हिंदुस्तान जैसी पत्रिका की स्थापना की, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में, है ना, हेडगेवार के द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे। कांग्रेसी बनो। जी हां, कांग्रेसी बनो। किसने कहा था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था कांग्रेसी बनो। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास अधिवेशन, है ना, कह सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कैसे कहेंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो फिर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। काहे डब्ल्यूसी बनर्जी हो? दादा भाई नौरोजी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 86 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता और 87 में मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, पहले पारसी अध्यक्ष, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1889 में बंगाली पत्रिका की स्थापना की, इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की और 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, जिसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। इसी घोषणा के पश्चात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे। भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु, भूस्वामियों की उपाधियों की जांच करने के लिए इनाम आयोग का गठन। इनाम आयोग का गठन कब हुआ? 1852 ईस्वी में इनाम आयोग का गठन किया गया। किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में? तो डलहौजी के समय में। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। डलहौजी के समय में डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, है ना, डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, है ना। 16 अप्रैल 1853 को रेल सेवा की शुरुआत हुई। 1852 में तार सेवा की शुरुआत कलकत्ता से आगरा। 1854 में कराची शहर से डाक सेवा की शुरुआत। राजाधिग्रहण नीति की शुरुआत 1848 से 56, जिसके तहत पहला राज्य सतारा और अंतिम राज्य कौन? अवध। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अधिग्रहित किया गया। जिस समय अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अधिग्रहित किया गया, उस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, है ना। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स को चूक का सिद्धांत कहा जाता है, राजाधिग्रहण नीति कहा जाता है, या विलय नीति के नाम से भी पुकारा जाता है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहा। कर्जन, जिन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, पूर्व की समस्या नामक पुस्तक की रचना की, उसी के शासनकाल में 1899 ईस्वी में अकाल आयोग की जांच हेतु मैकडोनाल्ड आयोग का गठन हुआ। 1901 में मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। 1902 में ही एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ और 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विस्तारीकरण लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। लॉर्ड रिपन, इनका शासनकाल 1880 से लेकर के 1884 तक रहा। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, है ना। बिहार में
1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी? देवघर के रोहिणी ग्राम से। 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर के रोहिणी ग्राम से बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पटना से पीर अली के नेतृत्व में, है ना, आरा से कुंवर सिंह के नेतृत्व में और उनके भाई अमर सिंह के नेतृत्व में, और मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तत्कालिक कारण अगर कहा जाए 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण, तो चर्बी लगा कारतूस, चर्बी लगा कारतूस। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा, कानपुर से नाना साहब के द्वारा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, बिहार से कुंवर सिंह के नेतृत्व में, है ना, ये क्या कहते हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ था, बरेली से खान बहादुर खान के नेतृत्व में हुआ था, असम से मनीराम दत्त के नेतृत्व में हुआ था, राजस्थान से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के नेतृत्व में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए आ गया इल्बर्ट बिल, है ना, इल्बर्ट विधेयक भारतीय न्यायाधीशों को विदेशों में भी न्याय सुनाने का अधिकार दिया गया। 1883 में 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल आया था। मतलब क्या, भारतीय न्यायाधीशों को विदेशों में भी न्याय सुनाने का अधिकार दिया गया। इसी इल्बर्ट बिल के विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था। गोरे लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पहली नियमित जनगणना डब्ल्यू प्लोडेन की अध्यक्षता में हुई थी। 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। 1883 में ही श्वेत विद्रोह हुआ था और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी, है ना। लॉर्ड लिटन, इनका शासनकाल अगर बताया जाए तो 1876 से लेकर के 1880, इसी के समय में 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा था सोम प्रकाश पत्रिका पर। 1878 में ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। 19 नंबर सवाल देखेंगे। इनमें से किन व्यक्तियों के विचारधारा समान थे? तो गोखले और तिलक नरम दल और गरम दल के थे। तिलक और दादा भाई नौरोजी यह भी नरम दल और गरम दल के थे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना की। चितरंजन दास, इनकी पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास की पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस। वही मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की स्थापना की गई 1919 में। इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की स्थापना 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। कांग्रेस का संविधान स्थापना के समय में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही तैयार किया गया था। पूछेगा कांग्रेस का संविधान किसने बनाया, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप किसके समय में तैयार किया गया था? तो डलहौजी के समय में और कैनिंग के समय में लागू हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। लॉर्ड एलनबरो, इनका शासनकाल 1842 से लेकर के 44 तक रहा। इन्हीं के समय में सिंध को पूरी रूप से भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। सिंध को पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया और लॉर्ड एलनबरो के ही शासनकाल में वर्ष 1843 ईस्वी में धारा 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 21 नंबर सवाल देखेंगे। इनमें से किस विश्वविद्यालय, इनमें से
किस विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैंडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई? तो नागपुर विश्वविद्यालय 1920, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917, इन सबों की स्थापना सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। सैंडलर आयोग में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, कौन कौन? थोड़ी देर पहले लोग देख के बोल रहे थे, जवाब दिए थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को। बताइए 22 नंबर सवाल देखेंगे, आप लोग जवाब देंगे। निम्न में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा बहुविवाह विधवा विवाह नामक पुस्तक की रचना ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ही लिखी गई, जिन्होंने 1856 ईस्वी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा अगर कहा जाए तो कौन सी पुस्तक बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक कौन सी? आनंद मठ, कपाल कुंडला, देवी चौधराइन, है ना, ये सब पुस्तकों की रचना। और अरविंद घोष, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? लाइफ डिवाइन, सावित्री, है ना। और 1926 में इन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना की। 23 नंबर सवाल देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1915 में। 1915 में और 1919 में लौटा देते हैं, और 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। 25 नंबर सवाल देखेंगे, अच्छा 24 नंबर सवाल देखेंगे, सॉरी। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्या होगा? क्या होगा बताइए? लॉर्ड डफरिन, इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके समय में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था इनके समय में 1793, है ना। कहा जाता है दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन इन्हीं के समय में हुआ था। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में हुआ था। इन्हीं के समय में तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, है ना। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि शुरू की गई थी। चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, ऑप्शन है तो रिपन होगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल अंतिम, क्या होगा? स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया था? सरदार पटेल, है ना। बीपी मेनन, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इसी सरदार पटेल समिति की अनुशंसा पर 1948 में भारतीय प्रादेशिक सेना का गठन किया गया। भारतीय प्रादेशिक सेना बोले तो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया गया, जिसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, पीछे बात, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। आपके ए नंबर ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर की चर्चा है। इन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की। इनके द्वारा, किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिका की स्थापना की गई थी, है ना। तो आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। क्लास टेस्ट का कुल 55 क्वेश्चन का डिस्कशन था, जिसमें 30 पहले हो चुका था, 25 इस समय हुआ है।
और फिर से आधुनिक भारत का जो टेस्ट है वो हम लोग फिर से लेकर के आएंगे क्लास टेस्ट का। आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।